नमस्ते प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के पूरे फार्मूले को। अगर आप प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, जो भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार में अगर कोई बच्चा है तो आप इस वीडियो को उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, हमारे बोर्ड एग्जाम में, अगर आप स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे फॉर्मूले से पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर संभव हो तो पेन कॉपी लेकर हमारे साथ बैठिए और एक एक क्वेश्चन बच्चों, एक एक फार्मूले को रिवीजन कीजिए। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस फार्मूला का बुक यानी कि इसका जो बच्चों नोट्स है वो अगर आप लेना चाहते हैं, जिसको प्रिंट करा करके अपने घर में रख सकते हैं, जिससे आपको मैथ आपका बच्चों बहुत मजबूत हो जाएगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन के किसी टॉपिक में अगर आप फंसेंगे तो फार्मूला तुरंत देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहले इस पूरे फार्मूले को देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे ले सकते हैं, इस बुक को कैसे ले सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, लिखा गया है कंप्लीट मैथ्स फार्मूला कक्षा 10 बच्चों, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए 20 अंक पक्का करें। बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था। गणेश जी का आशीर्वाद लेके मोटिवेशन पढ़ते हैं सपनों को सच करने के लिए। सिर्फ इच्छा नहीं, लगन और अनुशासन भी चाहिए। आज तुम किताबों से जितना समय दोगे, किताबों में जितना समय दोगे, कल वही किताबें तुम्हें दुनिया में पहचान दिलाएगी। तो प्यारे बच्चों, पढ़ने में आपको अधिक से अधिक टाइम देना चाहिए। आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या से हमें ज़्यादा फार्मूला नहीं पढ़ना पड़ता है। एक फार्मूला बस पढ़ते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस में होता है शेषफल। इसे ए बराबर बी क्यू और प्लस आर भी हम लोग कहते हैं। और इसी को बच्चों अगर हम लोग ये कर दें, अगर हमें भाज्य चाहिए, भाज्य बच्चों, तो क्या करते हैं, आकर के भाज्य अगर हमें भाजक चाहिए तो भाज्य में आकर के शेषफल को माइनस करते हैं बटा बच्चों भागफल। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग फार्मूला बना सकते हैं, पर फार्मूला है एक ही बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ तक एक ही फार्मूला है। उसके बाद है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, HCF गुना LCM, यानी कि उनका मौसौ और गुना लॉसौ। अंग्रेजी में हम इसे कहें, अगर दोनों संख्या को ए और बी मान लें तो गुना HCF गुना LCM होता है। तो प्यारे बच्चों, पहले चैप्टर में आपको बस ये 3 फार्मूला याद करना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर दूसरा। अच्छा, पहले में मैंने कुछ विशेष और रखा है आप लोगों के लिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना। n को आप यहां भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। मेरे बच्चे, प्रथम n सम संख्या का जो योग होता है वो n इंटू एन प्लस 1 होता है और प्रथम n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है। तो इन सभी फार्मूले को सिर्फ देखना नहीं है, इसको अपने कॉपी में लिख लिख कर आपको याद करना है। आइए देखते हैं बहुपद चैप्टर में। बहुपद चैप्टर में हमें कौन कौन से फार्मूले पढ़ने हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें, फर्स्ट प्यारे बच्चों, व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax प्लस बी होता है। और रेखिक बहुपद का जो घात होता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि रेखिक बहुपद का घात कितना है, तो आपको 1 कहना है। नेक्स्ट है बच्चों, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है और द्विघात का घात 2 होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है और इसके घात की संख्या 3 होती है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्यारे बच्चों कई बार हमें द्विघात बहुपद निकालना होता है। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो ये होता है बच्चों द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। अगर हम त्रिघात बहुपद निकालें तो एक्स क्यू माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये होता है बच्चों हमारा फार्मूला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा गया है कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अल्फा प्लस बीटा का लिखते हैं माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए। 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा का माइनस बी बटा सी। बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस बी बटा सी। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का सी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का माइनस डी बटा ए। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि ये हमारा टोटल फार्मूला होता है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। चैप्टर नंबर तीसरा है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि अगर आप दुगने स्पीड में देखेंगे तो बहुत कम समय में आप सारे फार्मूले को रिवीजन कर पाएंगे। तो बच्चों चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें बस 3 फार्मूला पढ़ना है। अगर a1 बाय a2 बराबर नहीं हो b1 बाय b2 तो ऐसे कंडीशन में क्या क्या होता है। पहली बात, समीकरण संगत होता है, इसके केवल एक हल होते हैं, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है और हम इन्हें अविरोधी कहते हैं। a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर नहीं है c1 बाय c2, ऐसी कंडीशन में क्या क्या होता है। पहला, असंगत होता है,
इसका कोई हल नहीं होगा और इसका ग्राफ समांतर होगा, हम इसे विरोधी कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, जब तीनों बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे? ऐसे कंडीशन में बच्चों हम इसे सबसे पहले संगत कहेंगे, इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ग्राफ संपाती होगा और हम इन्हें आश्रित समीकरण कहेंगे। तो ये था बच्चों चैप्टर 3 में, बस आपको 3 चीज को याद रखना है और 3 से ही आपके लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हैं हम लोग। बच्चों ऐसा होने पर संगत होगा या असंगत होगा अलग क्वेश्चन है ना, एक हल होगा, 2 हल होगा, अनेक हल होगा, ये अलग क्वेश्चन है ना बच्चों। इसका ग्राफ संपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, ये अलग क्वेश्चन है। ऐसा होने पर हम इसे क्या कहेंगे? आश्रित कहेंगे, विरोधी कहेंगे, अविरोधी कहेंगे, ये एक अलग क्वेश्चन है। समझ गए मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है बच्चों हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि बच्चों विवेचक का सूत्र क्या होता है। विवेचक का सूत्र होता है b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac और d बराबर b² - 4ac बराबर 0। जब d का मान 0 हो तो मूल की प्रकृति कैसी होती है? आप लोग पढ़े होंगे कि जब d का मान 0 हो तो मूल कैसे होते हैं? मूल मेरे बच्चे वास्तविक एवं समान, वास्तविक और समान होते हैं। और जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक लेकिन असमान होते हैं। जब d का मान 0 से बड़ा हो, यानी जैसे मान लो कि बच्चों d का मान 5 आ गया, d का मान 7 आ गया, तो 0 से बड़ा हो गया। ऐसे स्थिति में क्या होंगे? वास्तविक एवं असमान। और बच्चों याद रखिएगा, जब d का मान 0 से छोटा हो, यानी नेगेटिव में, जब d नेगेटिव में आता है यानी विवेचक का मान ऋणात्मक होता है, तो क्या होता है बच्चों? अवास्तविक। मूल अवास्तविक होते हैं। मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर -b ± अंडर रूट b² - 4ac, या आप यहाँ लिख सकते हैं -b ± रूट के अंदर में d लिख सकते हैं और बटे 2। ये होता है मूल निकालने का फॉर्मूला। इसमें पहला होता है अल्फा, जिसमें हम प्लस का यूज सिर्फ करते हैं, बीटा में माइनस का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में बहुत कम फार्मूला है, समांतर श्रेणी। बच्चों पहला फार्मूला है डी निकालने का सूत्र। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? तो सार्वंतर निकालने के लिए a2 - a1 का यूज करते हैं। बच्चों an का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। sn का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। अंतिम से nवां पद कैसे निकालते हैं? तो अंतिम से nवां पद निकालने के लिए a - n - 1 × d, जहां a अंतिम पद है बच्चों, जहां a क्या है? अंतिम पद है। और sn का एक और फार्मूला होता है n/2 a + an। तो ये था बच्चों हमारा AP का फार्मूला। देखिए जब हम क्लास 10th में थे तो हर संडे को बच्चों हम फार्मूला रिवीजन करते थे, यानी हर संडे को पूरा फार्मूला लिख करके हम रिवीजन करते थे। आप सभी स्टूडेंट को भी मैं यही कहूँगा कि आप सभी को हर सप्ताह मैथ के सभी फार्मूले को खुद से लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 में बच्चों। त्रिभुज चैप्टर में फार्मूला तो बहुत कम पढ़ना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। पहली बात है समरूप आकृति। समरूप आकृति क्या होता है इसके बारे में समझिए। दो आकृति जिनके आकार समान हो, सिर्फ आकार समान होने से हम उसको समरूप कहेंगे। जैसे एक बच्चों देखो ये वृत्त गोल है, ये भी बच्चों गोल है, तो ये सिर्फ अगर गोल गोल दोनों है, दोनों का आकार एक जैसा है तो हम इसे समरूप कहेंगे, है ना। सर्वांगसम में क्या होता है? सर्वांगसम में होता है दो आकृति जिनके आकार बच्चों यानी कि दिखने में एक जैसे और अमाप समान हो, उसे सर्वांगसम कहते हैं। यानी बच्चों सर्वांगसम होने के लिए सिर्फ एक जैसा दिखना जरूरी नहीं है, बराबर होना भी जरूरी है। यानी कि दोनों बच्चों जैसे होता है ना, जैसे आप देखे होंगे 5 रुपए का सिक्का, दो सिक्का देखेंगे एकदम सेम होता है। यानी मान लो 2 सेंटीमीटर का वृत्त दो ठो लेते हैं, यानी आकार और अमाप दोनों समान होगा, तब हम इसे सर्वांगसम कहेंगे। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, दो आकृति के समरूप होने के क्या शर्त हैं? तो दो आकृति के समरूप होने के शर्त हैं आकार उनके समान हो और संगत कोण बराबर हो। आकार समान और संगत कोण ये बराबर होना चाहिए। बच्चों दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसा किसने कहा था? यानी दो समान कोण वाले त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसा कहने वाले थेल्स साहब थे। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कौन सा प्रमेय कहते हैं? इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बच्चों देखते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अगर हम भुजा के माप के आधार पर देखें या भुजा के आधार पर कहें त्रिभुज के प्रकार, तो एक होता है समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा बराबर होते हैं, है ना। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु कहते हैं। और इसकी एक बात और खास है कि इसका प्रत्येक कोण 60 का होता है।
नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो हम उन्हें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा एक दूसरे से बराबर ना हो, सबका मान अलग अलग हो। जैसे मान लो कि मेरे बच्चे एक 3 है, एक 2 है, एक 5 है, कोई बराबर ही नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपको पढ़ना है कोण के आधार पर। किसके आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहला त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 से कम हो हम उसे न्यून कोण कहेंगे। समकोण, जिस त्रिभुज का जिस त्रिभुज का एक कोण 90 हो, मेरे बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं, उसे समकोण कहते हैं। और अधिकोण त्रिभुज में क्या होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक हो हम उसे अधिकोण कहते हैं। मैं जानता हूं बच्चों ये फॉर्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके लिए जरूरी है इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पढ़ना है, जो होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज का a/4 और रूट के अंदर 4b² - a²। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हैं, s × s - a s - b s - c। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है त्रिभुज चैप्टर के कॉन्सेप्ट कुछ जो इंपॉर्टेंट थे और बच्चों फॉर्मूला। बढ़ते हैं हम लोग आगे, बढ़ जाएं नेक्स्ट। तो आगे बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 7 है, जहां से बहुत फार्मूला आपको पढ़ना है और परीक्षा में भी बहुत फार्मूला पूछा जाता है। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग इसके साथ में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा आपको कि जो बच्चों क्षैतिज रेखा होता है हम उन्हें एक्स अक्ष कहते हैं, और जो उदर्ग रेखा होती है, क्षैतिज मतलब ऐसी रेखा को एक्स अक्ष कहेंगे और उदर्ग को वाई अक्ष कहेंगे, है ना, वाई अक्ष कहते हैं। अब बच्चों जानते हैं हम लोग मूल बिंदु के विषय में। मूल बिंदु क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कहते हैं जिस बिंदु पर क्षैतिज रेखा एवं उदर्ग रेखा दोनों प्रतिच्छेद करती है हम उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो बच्चों क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं ये भी पूछा जाता है, उदर्ग रेखा को क्या कहते हैं ये भी पूछा जाता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे भी क्या कहते हैं ये भी पूछा जाता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है ये भी पूछा जाता है। आगे है मेरे बच्चे, किसी बिंदु के निर्देशांक में 2 मान होते हैं, एक्स और वाई होता है, जिसमें पहला मान को हम एक्स को भुज या एक्स निर्देशांक कहते हैं, वाई को हम लोग कोटि या वाई निर्देशांक कहते हैं, है ना। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाएगी, बच्चों याद रखना कि वाई अक्ष से अगर दूरी जब भी नापेंगे तो उसका भुज कहलाएगा या एक्स निर्देशांक। उल्टा होता है, वाई से नापेंगे तो एक्स कहलाएगा और एक्स से नापेंगे तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि या वाई निर्देशांक कहलाता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होगा, एक्स अक्ष पर है तो वहां x का मान होगा लेकिन y 0 होगा, लेकिन y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक जब होगा तो 0, y होगा, है ना, क्या होगा 0, y होगा। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा दूरी सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है दूरी सूत्र। रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र होता है रूट के अंदर x² + y²। नेक्स्ट बच्चों मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। मेरे बच्चे त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2/y3, है ना, सॉरी y1 + y2 + y3/3। नेक्स्ट बच्चों विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है m1 x2 + m2 x1/m1/m2, सॉरी m1 + m2 m1 y2 + m2 y1/m1 + m2 हो गया। नेक्स्ट बच्चों, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 x1, यहाँ होता है 23, यहाँ होता है 31, यहाँ होता है 12, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं 23, 31, 12, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों पूरा का कंप्लीट हमारा निर्देशांक ज्यामिति का। अब बढ़ते हैं हम लोग त्रिकोणमिति की ओर। त्रिकोणमिति में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ने हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति में सबसे पहला फार्मूला पढ़ना है बच्चों क्या पढ़ना है कि h बराबर होता है रूट के अंदर p² + b²। जब हम p निकालेंगे तो देखो h बड़ी भुजा होता है तो h में प्लस होगा, बाकी सब में माइनस। p बराबर होता है h² - b² और b बराबर h में घटेगा p, ठीक है ना। तो ये फार्मूला होता है, अब आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b, कॉसेक सॉरी यहाँ से पढ़ते हैं कॉट थीटा बराबर b/p, सेक थीटा बराबर h/b, कॉसेक थीटा बराबर h/p। हमने सीधा लिखा है साइन का जस्ट उल्टा, कॉस का जस्ट उल्टा और टेन का जस्ट उल्टा, तो जस्ट उल्टा हमने उस पर लिखा है। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत आसानी लगी पढ़ने में। नेक्स्ट है मेरे बच्चे टाइप 2 में पढ़ना है हमें कि साइन थीटा को कॉसेक थीटा से जब गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। साइन को जब हम कॉसेक से गुना करेंगे बच्चों तो हमें प्राप्त होगा 1, क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन, है ना। कॉस को जब सेक से गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, ठीक है ना। सारे फार्मूले बच्चों मैथ का पेपर तो ऐसे आप उलझ के रख दोगे तुरंत से अगर आप इसको याद कर लोगे तो। नेक्स्ट है बच्चों हमारा नेक्स्ट
टेन थीटा को जब हम कॉट थीटा से गुना करेंगे बच्चों तो एक प्राप्त होगा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। आप जानते हैं कि ना ऊपर साइन नीचे कॉस, तो बराबर क्या प्राप्त होगा, टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं, ऊपर कॉस है और नीचे साइन है तो कॉट थीटा प्राप्त होगा, तो बच्चों कह सकते हैं कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर स्क्वायर में भी देखें तो सेम टू सेम होगा, साइन ऊपर कॉस नीचे। यहाँ पर बच्चों टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस ना बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बराबर में होता है टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं बच्चों, ऐसे लिख दूं कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर कंप्लीट कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा टाइप नंबर 3 में है। टाइप नंबर 3 है बच्चों, ध्यान देना है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करने से क्या प्राप्त होता है, कॉस थीटा, और सेम बच्चों कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कहते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसमें से कोई एक क्वेश्चन हमेशा आपको परीक्षा में पूछा ही जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों, आगे लिखा है टाइप नंबर 4 में चलते हैं। 4 में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको 12th क्लास तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कॉम्पिटिशन तक नहीं छोड़ेगा। फिर आगे बच्चों साइन थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर होता है साइन थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे मेरे बच्चे बढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्या लिखा है टाइप नंबर 5 में हम लोग देखते हैं। हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना, तो बच्चों याद रखना है, हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे लिखते हैं बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये बच्चों सेक है जाके 1 माइनस हो जाता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे है बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेम टू सेम, जैसे सेक और टेन में संबंध है वही कॉसेक और कॉट में संबंध है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी बच्चों ये एग्जाम के टाइम में सोचो आपको रिवीजन करने में कितना फायदा होगा। जब आप एग्जाम हॉल में घुस रहे हैं उसके पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे कि पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है। अगर कहीं पर पाई बाय 2 लिखा है इसका मतलब 90 डिग्री लिखा है, पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब 45 और पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री होता है। इसको ध्यान में रखेंगे बच्चों। उसके बाद हमारे एग्जाम में डिग्री मान से सवाल खूब पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिग्री मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1 होता है। कॉस में देखें तो बच्चों 0 का मान जस्ट उल्टा होता है 1, 30 का मान √3/2, 45 का 1/√2, 60 का मान 1/2, 90 का मान 0। बच्चों कहते हैं 10 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/√3, 50 का मान 1 होता है, 60 का मान √3 और 90 का मान अपरिभाषित। कॉट में 0 का मान अपरिभाषित, 30 का मान √3, 50 का मान 1 और 60 का मान 1/√3, 90 का मान 0। बच्चों सेक 0 का मान 1 होता है, 30 का मान 2/√3, 50 का मान √2 और 60 का मान 2 और बच्चों है ना 90 का मान अपरिभाषित होता है। कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित, 30 का मान 2, 45 का √3 और 60 का 2/√3 और 90 का मान 1 होता है। तो डिग्री मान को अच्छे से याद जरूर रखिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ध्यान से एक बार देख लीजिए, ये है हमारा पहला 3 और ये है दूसरा 3। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वृत्त, वृत्त से संबंधित आपके हर साल एग्जाम में बच्चों 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। वृत्त से संबंधित मिनिमम 2 ऑब्जेक्टिव यहां से आना ही आना है किसी भी हाल में। तो आइए बच्चों देखते हैं 2 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से। पहली बात क्या है, ध्यान रखिएगा, वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसको याद रखना बच्चों, वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त पर किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा, जैसे वृत्त है बच्चों तो बहुत सारा खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त पर अगर कोई हम एक बिंदु दे देते हैं वहां से सिर्फ एक खींच सकते हैं। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आगे है मेरे बच्चे, वृत्त के किसी भीतरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते हैं। वृत्त पर स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर। वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है,
मेरे बच्चे समांतर होती है। वृत्त ले लीजिए, इसका व्यास लीजिए, इसके दोनों सिरों पर खींचिए। जब दोनों सिरों पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, हमेशा बच्चों समांतर होंगी। नेक्स्ट है बच्चों, वृत्त की जीवा वृत्त को किन्हीं दो बिंदु पर स्पर्श करती है। तो बच्चों अगर मान ले ये हमारा वृत्त है, यहां से हमने खींचा तो यहां भी स्पर्श किया, यहां भी किया, तो वृत्त की जीवा वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करती है। एक वृत्त की अनेक जीवाएं, अनेक त्रिज्याएं और अनेक व्यास होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चों वृत्त की कितनी त्रिज्याएं होती हैं, कहना है अनेक। वृत्त की कितनी जीवाएं होती हैं, कहना है अनेक। वृत्त के कितने व्यास होते हैं, कहना है अनेक। आगे लिखा है मेरे बच्चे, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त की व्यास होती है। बच्चों व्यास कुछ नहीं है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, जैसे ये सब जीवा है, लेकिन अगर बच्चों केंद्र से होकर गुजर गया तो उसी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है बच्चों, सबसे बड़ी जीवा जो है व्यास ही होती है, सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अगर कोई रेखा ऐसा है जो बच्चों वृत्त को दो बिंदु से प्रतिच्छेद कर रहा है, यहां भी स्पर्श करना अलग बात है, ये हमने ना, ये देखो ये कलम हमको स्पर्श किया, अब ये छेद के निकल जाए तो इसको प्रतिच्छेद बोलते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये है वृत्त और ये है स्पर्श रेखा, जहां पर टच किया इस बिंदु को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्पर्श रेखा। कहते हैं वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है वो 360 का होता है और अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण 90 का होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण 180। नहीं बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण तो 90 कहिएगा, 180 नहीं। नेक्स्ट है बच्चों, स्पर्श रेखा से वृत्त पर स्पर्श रेखा से खींची गई वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हमेशा मेरे बच्चे ये हमारी स्पर्श रेखा है, मान लो स्पर्श रेखा यहां से हम खींचते हैं त्रिज्या, तो ये हमेशा कितना होगा, लंब होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमेशा। कहते हैं बच्चों यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 होती है। अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, माफ कीजिएगा, स्पर्श करते हैं तो यहाँ पर उभयनिष्ठ 1 हुआ, 2 हुआ और बीच से 3, तो बच्चों 3 होते हैं अगर दोनों को स्पर्श कर रहे हैं तो। यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अगर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1 ऊपर और 1 नीचे, 2 ही होगा बच्चों। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या सिर्फ 2 होगी। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका कंप्लीट हो गया आपका इस चैप्टर का जो मतलब कॉन्सेप्ट था। यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा, फार्मूला इसमें नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट ही था, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 11 नंबर चैप्टर रचना है, जहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों। अब बढ़ते हैं 12, यानी कि ऑब्जेक्टिव में कोई फार्मूला नहीं पढ़ना है आपको 11 नंबर में। 12 और 13, 14, 15 अब ये 4 चैप्टर बचा हुआ है। चलिए थोड़ा है ना, हम लोग करते हैं जल्दी में। ध्यान दीजिएगा, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है। अर्धवृत्त की परिधि πr + 2r होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बच्चों है ना, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को 2 से भाग कर देना पड़ता है। कहते हैं वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री गुना πr² होता है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना πr² होता है। थीटा वाले त्रिज्याखंड के ना, त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 डिग्री गुना 2πr होता है। वृत्त खंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री गुना πr² - 1/2 r² sin θ होता है। यह है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, क्षेत्रफल एवं आयतन चैप्टर नंबर 13। यहाँ पर आपको वर्ग पढ़ना है, यहाँ आपको आयत पढ़ना है, यहाँ आपको घन पढ़ना है, यहाँ आपको घना पढ़ना है, यहाँ आपको बेलन पढ़ना है, यहाँ आपको शंकु पढ़ना है, यहाँ आपको गोला पढ़ना है। 7 चीज यहाँ आपको बच्चों पढ़ना है जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वर्ग का विकर्ण। सबसे पहले बच्चों वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुना √2। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। बढ़ते हैं आयत के पास। आयत का विकर्ण होता है रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। बढ़ते हैं बच्चों किसके पास, बढ़ते हैं घन के पास। घन का विकर्ण होता है भुजा गुना √3। घन का क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन है ना, घन का आयतन भुजा का क्यों। बढ़ते हैं घनाभ के पास। घनाभ का विकर्ण रूट के अंदर l² b² प्लस h²। घनाभ का क्षेत्रफल 2 × lb प्लस bh प्लस hl। घनाभ का आयतन lb ना l गुना b गुना h। बढ़ते हैं बच्चों किसके पास, बेलन के पास। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन यहाँ है आपके सामने। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh में बच्चों दोनों वृत्त, ऊपर का वृत्त नीचे का वृत्त जोड़ेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल 2πr², दूठो वृत्त है तो 2πr² यहाँ जोड़ेंगे।
2 पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे, यानी कि 2 ठो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ेंगे। कहते हैं बेलन का आयतन खूब पूछा जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच ना, पाई आर स्क्वायर एच बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों, बढ़ते हैं गोला के पास। गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आधा कर दो 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण जब पूछेगा तो ये होता है अर्धगोला, संपूर्ण में है ना बच्चों, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण में हाइट वृत्त वही जोड़ देते हैं, वृत्त भी जोड़ेंगे तो अब ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए बढ़ते हैं गोला के आयतन के पास। गोला ना, अरे गोला का आयतन कहाँ गया, अरे गायब है क्या इसमें से, सॉरी बच्चों हम लिख देते हैं ना। चलिए गोले का आयतन बच्चों है ना, गोले का आयतन, गोले का आयतन, दो चीज गायब में हो गया। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का आयतन है ना, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन ये होता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इसको हम उसमें ऐड करवा देंगे बुक में बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बच्चों, शंकु। शंकु का क्या होता है समझिएगा कि बच्चों शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई आर एल में एक वृत्त जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो नीचे में वृत्त होता है, ठीक है ना। आगे बच्चों शंकु का आयतन बहुत पूछा जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल पाई, आर का मान r1 प्लस r2 गुना एल, पाई आर एल हो गया। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो पहले इसको जोड़ेंगे है ना, और प्लस में है ना, सॉरी बच्चों गलत है यहाँ है ना, यहाँ एल होगा और प्लस में होगा पाई r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको सही कर देना, यहाँ एल दे देना। नेक्स्ट शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई आर है ना, आर के जगह पर यहाँ लिखा है बच्चों पूरा r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस r1 गुना r2 और h हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट बच्चों, है ना, ये हो गया। अब बढ़ते हैं किसमें, सांख्यिकी में। सांख्यिकी में आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। फर्स्ट है मेरे बच्चे शंकु में क्या कि माध्य निकालने का फार्मूला होता है। अगर बच्चों 4-5 को संख्या दिया गया है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट करके बच्चों n है ना, n से भाग देना। जैसे मान लो कि 3 4 5 6 का माध्य है तो क्या करते हैं 3 4 5 6 को जोड़ के बच्चों 1 2 3 4 से भाग देते हैं। तो यह है माध्य का फार्मूला। बच्चों प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य कैसे निकालेंगे, तो प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य होता है n + 1/2। प्रथम n सम संख्या का माध्य होता है n + 1। और आगे बच्चों प्रथम n विषम संख्या का माध्य होता है n। और परिसर निकालने का फार्मूला होता है उच्च मान माइनस निम्न मान। जैसे 3 7 11 6 9 18 का पूछा जाएगा आपको परिसर बताइए, तो क्या बोलेंगे उच्च मान, यानी 18 में से जो सबसे बड़ा है जो सबसे छोटा है घटा देंगे, आंसर निकलेगा। कहते हैं वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 करने से। जैसे बच्चों मान लो कि 20 दिया है और 30 दिया है का वर्ग चिन्ह बोलिए, तो 20 निम्न सीमा है 30 उच्च सीमा है बटे 2 करेंगे तो 50 का अधिया कितना होता है बबुआ 25 होता है। बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट बच्चों, माध्य का एक फार्मूला ये भी होता है सिग्मा एफएक्स बटा एन। और बहुलक का फार्मूला होता है एल प्लस में f1 माइनस एफओ बटे 2 f1 माइनस में एफओ माइनस में f2 गुना आई। ये होता है बच्चों बहुलक का फार्मूला। बढ़ते हैं बच्चों माध्य के किसके पास, माध्यक के पास। माध्यक का फार्मूला होता है एल प्लस में n बटे 2 माइनस में सी एफ बटे एफ गुना आई। और कहते हैं बच्चों बहुलक बराबर एक फार्मूला और है 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक, माध्यक गलत लिखा गया है, माध्यक में मो आकर आधा ध य क होता है माध्यक, और माइनस में 2 गुना माध्य। आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला में। प्रायिकता सबसे लास्ट चैप्टर है और मजा आने वाला है इसमें आपको, इसमें कॉन्सेप्ट हम थोड़ा बहुत देंगे। देखो प्रायिकता का नॉर्मल सूत्र होता है घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। नेक्स्ट है बच्चों पीई और प्लस में पीई डैश लगा रहेगा तो इसका मान 1 होता है, और पीई निकालना है तो 1 में से पीई डैश वाला घटाते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। किसी भी संभव घटना की प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, संभव घटना अगर है तो उसकी प्रायिकता का मान क्या होगा 0 से हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा और 1 तक हो सकता है हाईएस्ट बच्चों। असंभव घटना हम किसको बोलते हैं, जो घटना घटित नहीं हो सकती उसे असंभव कहते हैं। और मेरे बच्चे निश्चित घटना किसे बोलेंगे, जो घटना घटित है ना, जिसका घटित होना निश्चित है, इसकी प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता बच्चों हमेशा 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। नेक्स्ट है बच्चों किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं है ना, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ये भी आपको याद रखना है, क्या होता है 1 होता है। तो ये है बच्चों पूरा कंप्लीट आपका, बहुत सारा हम थ्योरी भी बता दिए, पूरा फॉर्मूला बता दिए हम बच्चों।
पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों का जब मतलब ये जो होगा एग्जाम जो होगा उसमें ये वीडियो आपको रामबाण साबित होगा मेरे बच्चे। ये वीडियो अमृत साबित होगा। क्या क्या साबित होगा? अमृत साबित होगा। अब जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर मुझे ये इसका पीडीएफ चाहिए, मुझे इसका बुक चाहिए जिसको प्रिंट करा करके अपने पास रखना है बच्चों, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्रिंट करा करके रखने में जो मजा है ना बच्चों, जो पढ़ने में आपको आनंद आने वाला है वो कहाँ है? ध्यान दीजिए, क्रैश कोर्स है ना। इसमें बच्चों बहुत कुछ और भी ऐड करना है, तो जो भी बच्चे यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ध्यान दो, अभी हम फार्मूला का वीडियो बना दिया, लेकिन इसके बाद बच्चों एक और चीज आने वाला है जिसका नाम है बुकलेट बच्चों, है ना। बुकलेट में क्या होगा कि हम मैथ्स के आपको सारे वो सवाल जो आपको घर पर बैठकर प्रैक्टिस करने हैं अभी से लेकर एग्जाम तक, उसके लिए हम एक बुक लाने वाले हैं। मैथ का मेरा खुद का बुक होगा जो कि बच्चों आपको पीडीएफ के फॉर्म में अभी मिलेगा और बहुत जल्दी उसका बुक भी छपा देंगे हम लोग। तो उसको आप देख देख कर घर पे बैठ के बनाना है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ का जो है अभी ही आपको मिलने वाला है और वो सब मिलेगा क्रैश कोर्स के अंदर। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स नहीं परचेज किए हैं बच्चों, है ना, तो वो सभी लोग 251 रुपये फीस है, जा करके एप्लीकेशन में दिशा ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पे जाकर जरूर परचेज कर लीजिए। देखिए बच्चों, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये है 7700879453 और फीस कितनी है? सिर्फ 251 रुपये में आप 10th क्लास की पूरी तैयारी हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ के कर सकते हैं। सब कुछ नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिलेगा अभी से लेकर एग्जाम तक। तो मेरे बच्चे बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये छोटा सा मतलब मेरा प्रयास आप लोग को कैसा लगा। मुझे पता है इसकी, क्योंकि मैं बच्चों 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है इस वीडियो की अहमियत। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर एक कमेंट लिखिएगा आपको ये क्लास कैसा लगा, और कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करना है इस वीडियो को अगर आपको लगता है मैंने मेहनत किया है तो। मिलते हैं बच्चों फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।